नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज देखने वाले हैं मित्रों, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की अपन ने पुस्तक चालू कर रखी है, जिसमें भूगोल विषय का जो आपकी पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, उसमें अपन ने 7 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा। आज हमारा 8वां और अंतिम चैप्टर, इस बुक का ये अंतिम चैप्टर है मित्रों। इसके बाद में कक्षा 6 की ये भूगोल विषय की बुक आपकी समाप्त हो जाएगी। 10 तारीख को आपका बड़ा टेस्ट है इसका, जिसमें संपूर्ण 8 पाठों को सम्मिलित किया गया है। तो देखते हैं मित्रों, 8वां अध्याय भारत है और भारत में क्या दे रखा है, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं विस्तार से। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर भी देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी गर्मी के मौसम में आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब गर्म गर्म मौसम होगा तो ऊनी वस्त्र कौन पहनेगा मित्रों। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं गर्मी के मौसम में। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ठंड के समय में गर्म चीज़ें और गर्मी के मौसम में ठंडी वस्तुएं खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। तो भारत में प्रमुख मौसम देखो कौन कौन से हैं, ये दे रखे हैं आपके 4। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिसे सर्दी या शरद ऋतु भी कहा जाता है। दिसंबर से फरवरी तक 3 महीने तक ठंडा मौसम और मार्च से मई तक गर्म मौसम आपका, जिसको गर्मी बोलते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम में मानसून का मौसम, जिसको वर्षा ऋतु या वर्षा बोलते हैं। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, जिसे कहते हैं शरद ऋतु। मानसून के लौटने का मौसम क्या कहलाता है, शरद ऋतु। तो ये 4 ऋतुएं हैं मित्रों आपकी। शरद ऋतु, ये सर्दी या शीत ऋतु जिसको बोला जाता है, शीत ऋतु। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। और ये आपकी मार्च से मई तक हो गई ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। और जून से सितंबर तक है वर्षा ऋतु हो गई। और अक्टूबर और नवंबर में शरद ऋतु। तो ये 4 ऋतुएं हम मित्रों इनको ध्यान में रखेंगे आप। ये जो डेट दे रखी है दिसंबर से फरवरी तक है, महीने दे रखे हैं आपके, इनको भी ध्यान में रखना है। दिसंबर से फरवरी के बीच में सर्दी, मार्च से मई के बीच में गर्मी और जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु, अक्टूबर और नवंबर में शरद ऋतु। अब चलते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें पूरे ऊपर वाले पैराग्राफ में जो ज़्यादा मुख्य है वो यही है मित्रों, बाकी पढ़ने वाला है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। इम्पोर्टेंट यही है। अब देखिए आगे, शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। सूर्य की ठंडी जो सीधी किरणें हैं वो आपकी पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं। उत्तर भारत का, जम्मू कश्मीर की तरफ, यह आपका उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, दक्षिण की तरफ इधर ज़्यादा पड़ती हैं। तो उस समय उत्तरी भाग पर क्या होगी, अधिक ठंड होगी। यही इसमें बताया गया है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर बीचों बीच एकदम ठंड, जो तेज़ गर्मी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं, शुष्क, जिसमें नमी बिल्कुल भी नहीं हो, जिसमें नमी बिल्कुल भी नहीं हो। इस प्रकार की हवाएं बहती हैं, जिनको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और ये राजस्थान में तो सर्वाधिक चलती हैं मित्रों। आगे देखिए, आओ खेलें। तो खेलना तो नहीं है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है इसको। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, फलों के ठंडे पेय पदार्थ हैं, जो फल होते हैं, जैसे आम है आपका, अन्य और पपीता है, इनके ठंडे पेय पीते हैं, उनको क्या कहते हैं, शरबत का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं। प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन तो शरबत हो गया आपका, तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत है, जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं। बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं।
तो ये पढ़ने से समझ में आ जाएगा मित्रों, एक बार पढ़ लें अच्छे से, इनको ध्यान में रहेगा फिर आपके। दूसरा पॉइंट देखो इसमें, गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। जब सूर्य की तेज़ गर्मी पड़ती है, काफ़ी तपन के बाद में, जब गर्मी के मौसम में पहली बरसात होती है तो हमें काफ़ी आनंद की प्राप्ति होती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं, वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के दो गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। तो जिसको आता है वो गा लेना मित्रों, गाना आए या ना आए, लेकिन गाना गाना चाहिए। तो ये इसमें दे रखा है, वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें। वर्षा पर 5 कविताएं और उनको लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए तो ये पढ़ने लायक है मैटर, इसमें कुछ ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। बरसात को देखो न, अलग अलग जो भाषाएं हैं उनमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हिंदी में वर्षा कहते हैं, मराठी में इसको पाउस बोला जाता है, उर्दू में बारिश और बंगाली में बरसा बोरसा बोला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, इनको ध्यान रखेंगे। बरसात के देखो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम। अब देखिए आगे, आगे दे रखा है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। अब ये देखिए, आपका उत्तरी सिरा या उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये आपका पश्चिमी, यह आपका भारत देश। ऐसे रफली डायग्राम है। यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी, यह आपका हिंद महासागर नीचे की तरफ दक्षिण भारत के, और इधर आपका अरब सागर। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी पवने हैं मित्रों, मानसून की मौसमी जो पवने हैं वो इधर अरब सागर से स्थल की तरफ और बंगाल की खाड़ी से भी स्थल की तरफ, यहाँ पर जो भी पर्वत हैं उनसे टकराने के पश्चात क्या होती है, वर्षा होती है। यही इसमें लिखा गया है। जब ये पवने पहाड़ों से टकराती हैं तब क्या होती है, वर्षा होती है। ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी यहाँ से जाती हैं। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, मानसून के वापस लौटने का समय। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। अब स्थल भाग से वापस किस तरफ आएंगी, बंगाल की खाड़ी पर, खाड़ी की तरफ, तब यहाँ पर क्या होगी, सर्दी होगी मित्रों। तब यहाँ पर क्या होगी, सर्दी, शरद ऋतु जिसको बोला जाता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक है, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। शरद ऋतु की बात करें तो यहाँ पर जो दक्षिण भारत है आपका, वहाँ पर क्या है, शरद ऋतु में, इस ऋतु में बरसात होती है। यहाँ पर तो ठंड रहती है और यहाँ पर बरसात होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई, जैसे 2021 में टेम्परेचर माप लिया यहाँ का, जैसे 45 डिग्री, और 2022 में 42 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़कर जो औसत तापमान निकाला जाएगा उसको क्या कहेंगे, यहाँ की जलवायु कहेंगे, या किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु कहा जाएगा। तो ये बहुत सारे वर्षों की औसत वायु को माप कर, औसत जो वायु है या टेम्परेचर है उसको माप करके फिर मौसम की जानकारी निकाली जाती है, उसको कहते हैं जलवायु। अब देखिए आगे, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। मोटे तौर पर जो भारत की जलवायु है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मौसम से, मानसून शब्द अरबी भाषा के, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मौसम से लिया गया है, शब्द कौन सा है, अरबी भाषा का। तो ये ध्यान में रखें। आगे देखिए इसमें, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम का अर्थ क्या होता है, मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। कृषि जितनी भी होती है वो किस पर निर्भर है, वर्षा पर। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा या प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अब ये देखिए इधर क्या दे रखा है, इसको देख लेते हैं। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। ये कुछ दे रखे हैं नीचे, फसल, क्या फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी मानसूनी वर्षा कम होने पर, तो निश्चित तौर पर आपकी फसल प्रभावित होगी। अगर वर्षा कम है तो मित्रों जो बीज हैं भूमि में रोपित किए गए हैं उनको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो वो वृद्धि नहीं करेंगे, और वृद्धि नहीं करेंगे तो फसल क्या होगी आपकी, प्रभावित होगी।
और कुएं के पानी का स्तर ऊपर आएगा या नीचे चला जाएगा? तो बरसात ही नहीं होगी तो नीचे चला जाएगा पानी, ऊपर कहाँ से आएगा? ऊपर तो तब आएगा जब बरसात हो जाएगी। और गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा? ये भी मित्रों लंबा होगा, क्योंकि बरसात होगी तो शीतलता मिलेगी, और शीतलता मिलेगी, पवनों में शीतलता होगी तो ठंड का असर दिखना शुरू हो जाएगा, गर्मी नहीं रहेगी। लेकिन बरसात कम होने पर शीतलता पवन में कम होगी, जिसके कारण गर्मी का मौसम लंबा होगा। अब देखिए आगे, चैप्टर अच्छा है, पढ़ने लायक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचा उच्च पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। बहुत सारी विभिन्नताएं जलवायु में देखने को मिलती हैं, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर सर्दी है, और कहीं पर बरसात का मौसम है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। राजस्थान के मरुस्थल में जो मौजूद हैं आपके जैसलमेर और बीकानेर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंडी पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, यानी यहाँ पर सर्दी और जो गर्मी है उसका तालमेल रहता है, जिसके कारण मध्यम जलवायु, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडे। वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। कौन से? तटीय क्षेत्र आपके मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। आर्द्र का मतलब होता है गीलापन। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित है आपका मोसिनराम में होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में, कहाँ? मोसिनराम में। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो ये क्या है? ये क्षेत्रीय विभिन्नता को प्रदर्शित करता है मित्रों, किसकी? भारत की जलवायु में। तो कहीं पर तो गर्मी है, कहीं पर सर्दी है, और कहीं पर न गर्मी न सर्दी, और कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षा है, कहीं पर बिल्कुल भी बरसात नहीं होती है। तो ये क्या है? क्षेत्रीय विभिन्नता। अब देखिए आगे, प्राकृतिक वनस्पति। तो ये मित्रों आपकी एनसीईआरटी की बुक है, देखो एनसीईआरटी की बुक है, इनको ही पढ़ना है आपको। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। तो ये उदाहरण याद रखेंगे, झाड़ी में कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे ये आते हैं आपके, और छोटे होते हैं काफ़ी। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल का पेड़ देखा होगा आपने, काफ़ी लंबा होता है, तो यहाँ उसके पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। नारियल लगे रहते हैं, नारियल आपको दिखाई देते हैं, लेकिन पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। तो ये उदाहरण याद रखेंगे इनके। और शाखाओं और पत्तियों वाले, जिसमें बहुत सारी शाखाएँ और बहुत सारी पत्तियाँ देखने को मिलती हैं, नीम है, आम है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। मनुष्य की सहायता बिल्कुल भी नहीं होती है उसमें। अब कहीं पर नीम लग गया तो अपने आप लग जाता है, मनुष्य उसमें किसी प्रकार की उसकी सहायता नहीं करता है। बीज उसमें रोपित हुआ भूमि में, और उसके बाद में वहाँ पर नीम का पौधा लग गया, बरसात हुई, बरसात के कारण अत्यधिक मात्रा में ग्रोथ करने लगा और एक बड़ा पेड़ का निर्माण कर लिया। तो इसको क्या कहेंगे मित्रों? प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है? तो देखिए, अलग अलग है, जलवायु में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तो कहीं पर पत्तियों वाले पौधे, कहीं पर बिना पत्तियों वाले पौधे। तो ये विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन हैं, देखिए डायग्राम में दिखा रखा है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? वनों की आवश्यकता, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। तो जड़ों के द्वारा मिट्टी को अच्छे से जकड़ा हुआ रखता है पेड़। जो भी पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी को जकड़ लेते हैं अच्छे से अपनी जड़ों के द्वारा, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है, और उसको क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहा जाता है। तो मृदा अपरदन को रोकने में भी क्या है? सहायता करते हैं। आगे देखिए,
वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, साधारण सी बातें हैं। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक वृक्ष के पौधे को रोपा। लीला के माता पिता ने, लीला का जन्मदिन था, उस समय उसने क्या किया, उनके माता पिता ने नीम के एक पौधे को भूमि में रोपित किया। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सिंचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दियों, जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी ये ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा जाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप आप भी कर सकते हैं। ये देखिए, मिट्टी को बांधना, वनों के उपयोग देखो, वन के क्या क्या उपयोग हैं, डायग्राम में देख सकते हैं। एक वन या एक जो पौधा है, इस पर देखो तितलियां मंडराती हुई, ऑक्सीजन आपको प्रदान करता है। अनेक प्रकार की औषधियाँ, दवाइयाँ बनती हैं इससे, चारा मिलता है, और जो आपके घर हैं वो भी बनाए जाते हैं लकड़ियों के माध्यम से। ईंधन के रूप में, इसको जलाने के रूप में काम में ले सकते हैं। खेल का सामान है, ये बनता है। फर्नीचर आपके बनते हैं और मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है। रबड़ का जो लेटेक्स से प्राप्त होता है आपका, वो बनाने में भी काम में आता है। लेटेक्स इसका दूध। और इमारती लकड़ी, जो बहुमूल्य कीमती लकड़ियाँ होती हैं, वो भी पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। वन्य जीवों का, वन्य जीव जितने भी हैं वो घोंसला बनाकर इस पर रह सकते हैं। इसके नीचे कुछ जीव छाया का आनंद ले सकते हैं। गोंद एवं लाख ये प्राप्त किए जाते हैं। फलों के रूप में आपको फल मिलते रहते हैं, और ये शहद। तो देखिए, एक पेड़ और इसके गुण देखो, उपयोग देखो कितने हैं। इसलिए पेड़ को लगाना चाहिए मित्रों। आगे देखिए, वन्य प्राणी। वन्य प्राणी कौन कौन से हैं? वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। सरीसृप आपके सांप वगैरह हैं, कीट वगैरह हैं, पक्षी हैं। स्तनधारी आपके जो हाथी हैं, बड़े बड़े जीव, कीट, कृमि, सारे इसमें निवास करते हैं। अब देखिए आगे, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो होगा आपका बाघ। हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात के गिर वन में कौन से शेरों का? एशियाई शेरों का निवास है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी एवं एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनमें से कोई भी एक उदाहरण दे दिया जाए एग्जाम में और पूछ लिया जाए कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको वहाँ पर बताना होगा। फिर इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चित्तल इत्यादि भी हमारे देश में ही पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है, यानी बहुत से पक्षी हैं। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पशु आपका क्या हो गया? बाघ हो गया, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो ये तो सभी के ध्यान में होंगे। अब देखिए, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं केरेत प्रमुख हैं। भारत में पाए जाने वाले सांपों में सैकड़ों प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं वो हैं आपके कोबरा एवं करेत। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू
किया है। किसको बचाने के लिए? हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? तो यह आप करके देख सकते हैं। ये डायग्राम है, देखो वन्य जीव कौन कौन से हैं। अब देखिए आगे, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बंटा सकते हैं। यानी वन्य जीवों का संरक्षण, उनको किस प्रकार से बचाया जा सके। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। अगर हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को आप नहीं खरीदेंगे तो जानवरों की हत्या नहीं होगी, उनको नहीं मारेंगे लोग। आप खरीदेंगे नहीं तो उनको मारेंगे क्यों फिर? प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो ये कौन से वर्ष के कौन से महीने में? अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में। आगे देखिए, इसमें ये कुछ क्वेश्चन देखो। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है? तो शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? कि उनकी जो त्वचा है, उनके जो शरीर के अंग हैं, हड्डियाँ हैं, उनको बेचा जा सके। और खरीदने वाले कौन होते हैं? आप में से होते हैं मित्रों, इसलिए उनको जीवों को मारा जाता है। अगर बाघ खत्म हो गए तो जो खाद्य श्रृंखला है, आपकी खाद्य श्रृंखला है वो बाधित होगी, क्योंकि जीव जीव के लागू होता है मित्रों। एक जीव दूसरा भोजन होता है, इसलिए एक खत्म हो गया तो अन्य जीवों की संख्या बढ़ जाएगी जो नहीं बढ़नी थी। तो इसलिए खाद्य श्रृंखला पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहाँ बाघों को रखा जाता है? बहुत सारे हैं। अब देखिए, प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं। कुछ पक्षी पिंटेल बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश से आते हैं। तो ये प्रजातियों के नाम दे रखे हैं, पिंटेल बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टेंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम है। कितना सा वजन है? 15 ग्राम। और ये आती है आपकी आर्कटिक प्रदेश से, जो आपका उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। वजन इसका 15 ग्राम है और नाम है इसका लिटिल स्टेंट। सबसे छोटी है लिटिल स्टेंट। दूरी देखो मित्रों, 8,000 किलोमीटर की दूरी आर्कटिक प्रदेश से। ध्यान में रखेंगे इसको। अब अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं तो इनको अच्छे से कर लेते हैं। तो ये मित्रों देखो, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मुंबई, आसनसोल या मोसिनराम? तो ये मेघालय में अपन ने पढ़ा है, मोसिनराम। राइट क्या होगा? गया ऑप्शन होगा इसका। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र विश्व में मोसिनराम, जो मेघालय में स्थित है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में या गिर वन में? जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें राइट होगा आपका हिमालय क्षेत्र में। क्या ऑप्शन? हिमालय क्षेत्र में आपके जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए पाए जाते हैं। और तीसरा देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, तो मानसून के समय की बात हो रही है, आर्द्र पवनें, तो ये कहाँ से बहती हैं? अरब सागर से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आपकी स्थल की तरफ। तो क्या हो गया? समुद्र से स्थल की तरफ। ख ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। कुछ रेगिस्तान दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं, खाली स्थान भरें। तो ये देखिए, पहला दे रखा है इसमें, गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें कहा जाता है गर्मियों के दिनों में। तो ये आपकी लू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लू। गर्मी के दिन की बात हो रही है, शुष्क तथा गर्म पवनें। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खालिस्तान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में, तो ये होती है आपकी शरद ऋतु में, शरद ऋतु में। गुजरात के खालिस्तान, वह खालिस्तान का निवास है। गुजरात के खालिस्तान वन, वह खालिस्तान का निवास है। तो क्या होगा इसमें? गिर हो जाएगा, गिर वन, वन का निवास है। कौन से? तो एशियाई शेरों, एशियाई
पढ़ा है चैप्टर में आपने, एशियाई शेरों का निवास है। वन तो कौन सा चैप्टर हो गया आपका, गिर, और एशियाई शेर। तो ये थे मित्रों क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। ये कुछ खेलना तो नहीं है यहाँ पर आपको। ये देखिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको देख लेना एक बार लास्ट में। राज्य दे रखे हैं, उनकी राजधानियाँ, केंद्र शासित क्षेत्र और उनकी राजधानियाँ, ये अच्छे से देख लेना प्रत्येक की। वीडियो को आराम से रोकें, उसके बाद में देख लेना सभी की। तो ये चैप्टर मित्रों आपका इतना ही था। और आज आपकी जो कक्षा 6 है उसका भूगोल विषय कंप्लीट हो गया है। 8 चैप्टर थे, उसमें कंप्लीट कर लिए हैं सभी। सभी के क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए गए हैं। 10 तारीख को आपका बड़ा टेस्ट है इसका, 8वां चैप्टर का। तो अच्छे से देना मित्रों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।